इनकम टैक्स। और अभी हम चालू करेंगे नया चैप्टर। दिस इज सी ए कन्हैया मनिया टीचिंग यू इनकम टैक्स। अभी अपन चालू करेंगे सेकेंड चैप्टर जिसका नाम है रेजिडेंशियल स्टेटस, जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, रेजिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ इनकम। ये देखिए चैप्टर का नाम, रेजिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ इनकम। लिखा चैप्टर का नाम, ये देखिए चैप्टर 2, रेजिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ इनकम। अब ये चैप्टर का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय दिस चैप्टर? चलिए अभी स्टार्ट करेंगे अपन नया चैप्टर जिसका नाम है रेजिडेंशियल स्टेटस स्कोप ऑफ इनकम। अब ये चैप्टर जो है ना, पूरा इनकम टैक्स का फाउंडेशन है। जो बिल्डिंग का मेन पिलर है वो ये चैप्टर है। हमने टैक्स कैलकुलेशन पहले ही पढ़ लिया। अब जब आप बेसिक कंसेप्ट का चैप्टर मॉड्यूल से पढ़ोगे तो वो अभी मत पढ़ना, मेरा एग्जाम्शन हो जाए उसके बाद पढ़ना। क्योंकि रीजन बोलता हूँ, उन्होंने मॉड्यूल के पहले चैप्टर में एग्रीकल्चर इनकम भी दे के रखा है। वो एग्रीकल्चर इनकम में आपको एग्जाम्शन के समय पढ़ाऊँ। तो या तो आप एग्रीकल्चर इनकम छोड़ के बाकी सब पढ़ लो उसमें से, चैप्टर 1 में से। करेक्ट। अभी हमने चैप्टर 2 चालू किया है, रेजिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ इनकम। मैंने आपको याद है दो चीज बताई थी। मैंने आपको बोला था हर एसएससी के दो स्टेटस होते हैं। हर एसएससी के दो स्टेटस होते हैं। एवरी एसएससी हैज टू स्टेटस। याद है मैंने बताया था आपको, एक लीगल स्टेटस और दूसरा रेजिडेंशियल स्टेटस। देखो दो बताए थे आपको, लीगल स्टेटस और रेजिडेंशियल स्टेटस। लीगल स्टेटस मतलब इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। रेजिडेंशियल स्टेटस मतलब क्या होता है, रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट, एक्सेट्रा। करेक्ट। ये किस लिए आता है, यूज टू असर्टन टैक्स रेट। किस एसएससी को क्या टैक्स रेट एप्लीकेबल है उसके लिए काम में आता है ये। करेक्ट। ये किस लिए काम में आता है, यूज टू असर्टन इनकम्स टैक्सेबल इन इंडिया। इंडिया में कौन सी इनकम टैक्सेबल है वो असर्टन करने के लिए क्या काम में आता है, यूज टू असर्टन इनकम्स टैक्सेबल इन इंडिया। बरोबर। ये मैंने आपको टैक्स रेट चालू किया था तब भी सेम लिखवाया था आपको, अगर आपको याद होगा तो। जब मैंने टैक्स रेट पढ़ाना चालू किया ना उसके पहले ये सब बोला था मैंने कि एवरी एसएससी हैज टू टाइप ऑफ स्टेटस। नंबर 1 लीगल स्टेटस, नंबर 2 रेजिडेंशियल स्टेटस। लीगल स्टेटस इसलिए काम में आता है टू असर्टन टैक्स रेट। रेजिडेंशियल स्टेटस स्कोप ऑफ इनकम, कौन सी इनकम टैक्स होगी। करेक्ट। अच्छा अभी नॉर्मली रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे होता है, आपको मैं नॉर्मली बता देता हूँ कि व्हाट डू यू मीन बाय रेजिडेंशियल स्टेटस। रेजिडेंशियल स्टेटस हमेशा किसके ऊपर बेस्ड रहता है, आप रह रहे हो उसके ऊपर। रेजिडेंशियल स्टेटस एक होता है रेसिडेंट, दूसरा होता है नॉन रेसिडेंट। क्या होता है, रेसिडेंट, दूसरा होता है नॉन रेसिडेंट। रेसिडेंट में वापस दो कैटेगरी होती है, ऑर्डिनरली रेसिडेंट, नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट।
ऑर्डिनरली रेसिडेंट, नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट, बरोबर. ऑर्डिनरली रेसिडेंट, नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट, ऑर्डिनरली रेसिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट. तो हम ऐसा बोल सकते हैं, ये हो गया रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, ये हो गया रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, और ये हो गया नॉन रेसिडेंट, बरोबर. मतलब कितनी कैटेगरी हो गई? 3. रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी, रेसिडेंट एंड, और तीसरा 3 कैटेगरी हो गई ना, रेसिडेंट एंड फिर 3 कैटेगरी हो गई. अब ये तीनों कैटेगरी की इनकम कैसे टैक्स होगी वो हमको पता करना है. इन तीनों कैटेगरी की इनकम कैसे टैक्स होगी वो हमको पता करना है. समझा मैंने क्या बोला? बरोबर. मतलब अभी कोई भी एसएससी हो, ये 3 में से कोई भी एक में आएगा, तो जिसमें आएगा उसकी इनकम कैसे टैक्स होगी. तो स्कोप ऑफ इनकम सेक्शन 5, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, और तीसरा नॉन रेसिडेंट, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, रेसिडेंट एंड, बराबर. अच्छा, अभी इनकम एक्रूड इन इंडिया, इनकम कहां पे एक्रू हुई है? करेक्ट. रिसीव्ड इन इंडिया, रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, बरोबर. फिर इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, एक्रूड इन इंडिया, एक्रूड आउटसाइड इंडिया, बरोबर. ये दोनों कैटेगरी समझी? मतलब हर इनकम के रिलेटेड 2 फैक्टर होते हैं, एक एक्रूअल और एक रिसिप्ट. हर इनकम के रिलेटेड कितने फैक्टर होते हैं? पहला, दूसरा, करेक्ट. अगर एक्रूड या रिसीव्ड में से कुछ भी इंडिया में हो गया तो सबके हाथ में टैक्सेबल है. फिर आप चाहे रेजिडेंट हो, ऑर्डिनरी हो, नॉट ऑर्डिनरी हो, नॉन रेजिडेंट हो, सबके हाथ में टैक्सेबल है. समझे क्या? एक्रूड या रिसीव, दोनों में से कुछ भी इंडिया में हो गया तो इनकम सबके हाथ में क्या है? टैक्सेबल. इनकम क्या हो गई इंडिया में? एक्रू. या फिर क्या हो गई इंडिया में? रिसीव. तो वो क्या हो जाएगी? तीनों में, मतलब irrespective of status, whether resident and ordinary, resident and not ordinary, it will be taxed in India. अब मेरा एग्जाम्पल ध्यान से सुनना, सब जन का ध्यान इधर. समझो इनकम इंडिया में एक्रू हुई पर रिसीव बाहर हुई. एक्रू कहाँ हुई? रिसीव कहाँ हुई? करेक्ट. तो ये तीनों के हाथ में टैक्स होगा, चाहे रेसिडेंट ऑर्डिनरी हो, रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरी हो, या नॉन रेसिडेंट. समझो इनकम बाहर एक्रू हुई इंडिया के, पर रिसीव इंडिया में हुई, पर रिसीव, बरोबर. तो इसका मतलब कहां पे टैक्स होगा? तीनों के हाथ, चाहे आर ओ आर होने दो, चाहे आर एन ओ आर होने दो, चाहे एन आर होने दो, बरोबर. इसका मतलब इंडिया से जरा सा भी रिलेशनशिप है तो इंडिया में टैक्स होगी. यानी अगर इंडिया में एक्रू हो गई या रिसीव हो गई तो टैक्स होना ही. समझो एक्रूड इन इंडिया, रिसीव्ड इन इंडिया, ये तो 100% नहीं टैक्स होनी है. एक्रूड इन इंडिया, रिसीव्ड, वो तो यहाँ टैक्स होनी है. और एक्रूड रिसीव में से कोई भी एक इंडिया में हो गया तो भी टैक्स होनी. समझे? यहां तक समझा आपने को? बरोबर से. अब पूछे क्या डाउट है आपका? जी, हो सकती है ना. जैसे अभी मैं यहाँ टीचिंग करके गया, मैं रहता हूँ यूएस के अंदर, मैंने बोला यूएस में भेज देना पैसे, तो अविनाश बोला मेरी गर्लफ्रेंड रहती है, दे देगी आपको. फिर हाँ हाँ, तो क्या हो गया उसमें? घोर कलयुग.
इनकम एक्रूड आउटसाइड इंडिया, इनकम रिसीव्ड भी आउटसाइड, दोनों बाहर है अभी, बरोबर। इनकम एक्रूड भी बाहर और, बरोबर, बट फ्रॉम बिजनेस कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया और प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया। मतलब मेरी कमाई भी बाहर हुई, रिसीव भी बाहर हुई, पर बिजनेस कहां पे है? इंडिया में। प्रोफेशन कहां सेटअप है? इंडिया में। तो उस केस के अंदर दो जनों के हाथ में टैक्स होगा, उस केस के अंदर दो जनों के हाथ में टैक्स होगा, आर ओ आर एन ओ आर। नॉन रेजिडेंट के हाथ में टैक्स नहीं होगा। समझे? बरोबर से ये समझ में आया? फिर जी, इनकम एक्रूड आउटसाइड इंडिया, इनकम रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, नाइदर बिजनेस कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया नॉर प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया। इस केस के अंदर खाली एक के हाथ में टैक्स होगी। किसके हाथ में? आर ओ आर। बरोबर, समझे? ये समझ में आया? मतलब आर ओ आर कौन बंदा हो सकता है? आप में, जो 365 दिन इंडिया में है, 24/7 इंडिया में, इंडिया का हवा पानी जमीन फुल टू यूज कर रहे हैं। तो हमारा तो मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें टैक्स देना चाहिए। करेक्ट? हम कहीं पे भी कमाए, कहीं पे भी अर्न करें, हमको इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा। बरोबर, समझे? कोई शक, कोई डाउट? ये समझा? वापस स्टार्ट से देखो। अगर एक्रूड इंडिया में है, अब रिसीव कहीं पर भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। रिसीव्ड इंडिया में है तो एक्रूड कहीं पर भी हो कोई फर्क, तो उस केस में तीनों के हाथ में टैक्स होगी। समझो, एक्रूड बाहर, रिसीव्ड बाहर, लेकिन बिजनेस कहाँ सेटअप है? इंडिया। प्रोफेशन कहाँ? इंडिया। यानी बिजनेस इज कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, प्रोफेशन इज सेटअप इन इंडिया। तो वो केस के अंदर पहले दो के हाथ में, आर ओ आर एन ओ आर। अगर एक्रूड बाहर, रिसीव्ड बाहर, बिजनेस का भी इंडिया से कोई कनेक्शन नहीं है, तो खाली एक ही जन, कौन? आर ओ आर। समझो, इनकम इज रिमिटेंस। करेक्ट? अब मेरे को इनकम वर्ड बोलना भी गलत है, इसको मुझे बोलना चाहिए रिमिटेंस। रिमिटेंस मतलब क्या होता है? पैसा भेजना। भेजने के समय जब आता है तो उसको रिमिटेंस बोलते हैं। करेक्ट? तो अगर पैसा रिमिटेंस होता है तो ये नॉट एन इनकम, ये इनकम ही नहीं है। जैसे सपोज करो अभी मनन मनन रहता है यूएस में, मनन वहां पे सैलरी कमाता है, पिछला 20 साल से मनन वही है। वहां जो भी पैसा कमाएगा वो यूएस में टैक्स होगा। इंडिया में तो रेजिडेंट है ही नहीं, तो इंडिया में टैक्स। बस बाद में क्या करता है, कमाने के बाद उसमें से हर 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 महीने $1000 इसके मम्मी पापा को इंडिया में भेजता है, $500 इसकी गर्लफ्रेंड को भेजता है। बरोबर? वो जो उसने भेजा वहां से, वो क्या हुआ? रिमिटेंस। क्या हुआ? वो उनके लिए इनकम है क्या? ऑलरेडी इसने कमाई, इसका जो भी स्टेटस था उसके हिसाब से टैक्स होगी। तो भेज रहा है, रियम्बर्स कर रहा है, रिमिट कर रहा है, तो वो टैक्स नहीं होगा। समझे? क्योंकि रिमिटेंस कभी भी इनकम नहीं होती है। समझे क्या? रेमिटेंस का मतलब समझा ना आपको? कमा लिया, उसका टैक्स वैक्स सब पता चल गया, उसके बाद हम उसको देते हैं किसी को, तो उसको क्या बोलते हैं? रेमिटेंस। रेमिटेंस हमेशा फॉरेन के बीच में वर्ड यूज होता है। जब फॉरेन से पैसा इंडिया भेजते हैं तो उसको रेमिटेंस बोलते हैं, यानी रेमिटेंस टू इंडिया। और अगर इंडिया से बाहर भेजते हैं तो उसको बोलते हैं रेमिटेंस आउटसाइड इंडिया। तो रेमिटेंस वर्ड मतलब होता है पैसा भेजना, पैसा भेजना। समझे क्या? मतलब हमारा कंक्लूजन बहुत सिंपल है। इंडिया में एक्रूड हुई या रिसीव हुई तो इंडिया में टैक्स होने वाली है। एक्रूड बाहर, रिसीव्ड बाहर, पर बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया, तो दो के हाथ में, आर ओ आर एन ओ आर। रिसीव्ड बाहर, एक्रूड बाहर, नाइदर कंट्रोल नॉर सेटअप, तो खाली एक के हाथ में। इसीलिए बोलते हैं कि आर ओ आर के हाथ में ग्लोबल टैक्सेशन होता है। क्या बोलते हैं? इसीलिए
आर एंड ओ आर के हाथ में कौन सा टैक्स होता है? ग्लोबल टैक्सेशन। कौन सा टैक्स होता है? मतलब वो कहीं पर भी कमाएगा इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा उसको, क्योंकि वो इंडिया का हवा पानी पूरा ऑप्टिममली क्या कर रहा है? यूज कर रहा है। तो वो कहीं पर भी कमाए उसको टैक्स देना पड़ेगा। समझे क्या एवरीबडी? ये समझ में आया? पक्की बात? एवरीबडी। आते हैं अभी अपन नोट्स पे। अभी देखो नोट्स में जो पहला पेज है, दूसरे पेज पे रिमिटेंस चला गया, वहां तक आप अच्छे से एक बार रीड कर लो। समझा मैंने क्या रीड करने को बोला आपको? पेज 1 और नेक्स्ट पेज पे जो एक कॉलम रो चला गया है वो रीड कीजिए। नोट्स दिए है ना आपको, नोट्स में से रीड कीजिए। वहां रीड करके समझा अच्छे से? ये पहला टेबल समझा क्या अच्छे से? समझ में आया एवरीबडी? फिर रेजिडेंशियल स्टेटस चालू करते हैं। अभी देखो ये मैंने आपको बताया स्कोप ऑफ इनकम सेक्शन 5। अब मैंने आपको स्कोप पढ़ाते समय क्या बोला कि अगर कोई रेजिडेंट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, कोई रेजिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, कोई नॉन रेजिडेंट है, तो उसकी इनकम कैसे टैक्स होती है। मैंने आपको अभी तक ये नहीं बताया कि कौन रेजिडेंट ऑर्डिनरी होगा, कौन रेजिडेंट नॉट ऑर्डिनरी होगा, बरोबर? तो मैं अभी आपको बताऊंगा कि कौन रेजिडेंट ऑर्डिनरी कहलाता है, कौन रेजिडेंट नॉट ऑर्डिनरी कहलाता है और कौन नॉन रेजिडेंट कहलाता है। आते हैं इधर। देखो ascertaining residential status, section 6 deals with this। ये जो हमने किया ये स्कोप ऑफ इनकम सेक्शन 5। अभी जो करेंगे रेजिडेंशियल स्टेटस ढूंढना, वो किस में आता है? सेक्शन 6 के अंदर। किस में आता है? सेक्शन 6 के अंदर। अब इसमें अलग अलग एसएससी है। पहले हम बात करेंगे इंडिविजुअल के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? इंडिविजुअल के बारे में। करेक्ट? इंडिविजुअल के केस में हितेश जागते रहो। रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट, बरोबर? रेसिडेंट, अच्छा रेसिडेंट का मतलब क्या हुआ? इफ इंडिविजुअल satisfy one or both basic condition। अगर इंडिविजुअल ने एक या दोनों बेसिक कंडीशन फुलफिल कर दी तो क्या बन जाएगा? अगर इंडिविजुअल ने एक या दोनों बेसिक कंडीशन फुलफिल कर दी तो क्या बन जाएगा? रेसिडेंट। क्या बन जाएगा? इफ इंडिविजुअल does not fulfill any of the two basic conditions, जो दोनों कंडीशंस है उसमें से फुलफिल, तो वो क्या हो जाएगा? नॉन रेजिडेंट। कितनी बेसिक कंडीशन है? कितनी बेसिक कंडीशन है? दो में से उसने एक फुलफिल किया? नहीं। दो फुलफिल किया? नहीं। कोई भी फुलफिल तो क्या बन जाएगा? बरोबर? समझो दो कंडीशन है, उसने वन फुलफिल किया पर टू नहीं किया, तो अगर टू फुलफिल किया वन नहीं किया तो बरोबर रेसिडेंट। एक फुलफिल किया दूसरा नहीं किया तो क्या बन जाएगा? रेसिडेंट। दोनों में से कोई भी एक फुलफिल किया तो भी क्या बन जाएगा? रेसिडेंट। या दोनों फुलफिल कर दिया तो भी क्या बन जाएगा? रेसिडेंट ही, डबल रेसिडेंट नहीं होता है, रेसिडेंट ही होता है, बरोबर? समझे? लेकिन अगर एक भी फुलफिल नहीं किया तो नॉन रेजिडेंट। ये सेंटेंस समझा आपको अच्छे से? वंस एनी इंडिविजुअल becomes resident, then he can be regarded as ordinary resident or
करेक्ट। अब ये ऑर्डिनरी नॉट ऑर्डिनरी के लिए एडिशनल कंडीशंस दी है। फॉर दिस वी आर गिवन एडिशनल कंडीशंस। कौन सी कंडीशंस दी हुई है? एडिशनल कंडीशन। अब ये एडिशनल कंडीशन आप कोई भी वे से पढ़ सकते हो। देयर आर टू वेज इन विच एडिशनल कंडीशंस आर गिवन। कितने वेज है एडिशनल कंडीशन के? दो तरीके। मतलब आंसर सेम ही आएगा, आप कैसे भी पढ़ लो। आप चाहो तो एडिशनल कंडीशन ऑर्डिनरी के हिसाब से पढ़ सकते हो, चाहो तो नॉट ऑर्डिनरी के हिसाब से पढ़ सकते हो। कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू से, एक के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ लो तो बचा हुआ आंसर दूसरा आ गया। मॉड्यूल में लिखा दोनों है, कोई सब में वो लोग ऑर्डिनरी के हिसाब से करते, कोई सब में नॉट ऑर्डिनरी के हिसाब से करते। आपकी कौन सी इच्छा है पढ़ने की, ऑर्डिनरी वाली या नॉट ऑर्डिनरी वाली? इजी तो कुछ भी नहीं है, कंफ्यूज हो जाओगे। एक अच्छे से पढ़ो, दोनों पढ़ लो, लेकिन पढ़ लो दोनों, मैं दोनों दूंगा आपको, लेकिन उसमें से याद एक ही करेंगे, आंसर एक के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखेंगे अपन, बरोबर? बुक में मैंने दोनों वे में दिया है ताकि आपको पता चले, क्योंकि अभी हर देखो इंडिया सीए एग्जाम इंडिया लेवल पे होती है, हर इंसान अलग अलग वे से पढ़ाएगा। तो अभी आपको ऐसे लगेगा मैंने गलत पढ़ा दिया, गलत नहीं, वही चीज को सोचने के दो तरीके। कोई ऑर्डिनरी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेगा, कोई नॉट ऑर्डिनरी, आंसर विल रिमेन सेम। समझे? अच्छा वापस एक बार बोलता हूं, मुझे पता करना है कि कोई रेजिडेंट है या नहीं है, इसके लिए कौन सी कंडीशंस दी हुई है? बेसिक कंडीशंस दी हुई है, करेक्ट। अगर उसने एक फुलफिल की या दोनों फुलफिल की तो, एक भी फुलफिल नहीं की तो, करेक्ट। इतना समझा? चलो अभी हम आएंगे बेसिक कंडीशन पे। किस पे आएंगे? फिर अपन एडिशनल पढ़ेंगे। ये सामने टेबल दिख रहा है आपको? सामने टेबल दिख रहा है? हाँ है ना? अच्छा इसके नीचे आते हैं। हमारे पास दो बेसिक कंडीशंस है। कितनी बेसिक कंडीशंस है? दो बेसिक कंडीशंस है। कितनी बेसिक कंडीशंस है? दो। पहली बेसिक कंडीशन, इंडिविजुअल शुड स्टे इन इंडिया। इंडिविजुअल शुड फॉर 182 days or more. Individual should stay in India for 182 days or more. Individual should stay in India for 182 days or more. Individual should stay in India for, बराबर। अगर 182 डेज या उससे ज्यादा रह गया तो क्या बन जाएगा? करेक्ट, समझा? दूसरा, इंडिविजुअल शुड स्टे फॉर 60 days. Individual should stay for 60 days during previous year, during and 365 days during 4 previous years immediately preceding relevant previous year. हमारा प्रीवियस ईयर कौन सा है? 23-24। हमारे प्रीवियस ईयर में वो 60 दिन या उससे ज्यादा है, और हमारे प्रीवियस ईयर के पीछे वाले 4 साल में 365 डेज है। पीछे वाले 4 साल मिला के 365 डेज है, हर साल नहीं, चारों मिला के 365 या उससे ज्यादा देना है, तो क्या बन जाएगा? रेसिडेंट। पहली बेसिक कंडीशन कौन सी है? 182 डेज और मोर। 182 डेज और 182 डेज और सेकेंड कंडीशन क्या बोलती है? 60 डेज हमारे प्रीवियस ईयर में एंड पीछे के 4 साल में 365 डेज। तो क्या बन जाएगा? वो रेसिडेंट। क्या बन जाएगा? रेसिडेंट। समझे क्या एवरीबॉडी? ये समझे? ये देखिए दो बेसिक कंडीशंस दी है, दोनों रीड करो। समझा? पक्का? अच्छा अभी जो बेसिक कंडीशन 2 है और 1 है, अब सोच के बताओ दोनों में से डिफिकल्ट कौन सा है सेटिस्फाई करना, 1 या 2? कोई भी इंसान के लिए सेटिस्फाई करना डिफिकल्ट कौन सा है? कैसे? 60 दिन चलती रहोगे या 182 डेज? फर्स्ट वाली डिफिकल्ट है क्योंकि उसमें पूरा 6 महीना रहना पड़ेगा इंडिया में। तो अगर आप 6 महीना नहीं रहे तो रेजिडेंट, मतलब
फर्स्ट वाली फुलफिल करना इतना आसान नहीं है। आपके मेरे जैसे लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, अपन जो 365 दिन यहाँ रहते हैं, हमारा कोई देश के बाहर है भी नहीं, कोई है तो हमको बुलाता भी नहीं है, बुलाता है तो हमारे पास पैसे नहीं है जाने के, पैसे जुगाड़ के चले भी जाए तो वहाँ के खर्चे के पैसे नहीं है। कुल मिला के हम लोग इंडिया में ही रहने वाले। पर हमारे अलावा जो बाहर रहते हैं या जो पैसे वाले हैं, घूमते रहते हैं पूरे वर्ल्ड में, उनके लिए इंडिया में 182 डेज रहना थोड़ा ज्यादा लगता है टाइम, लेकिन 60 डेज तो फटाक से रह जाएगा। करेक्ट। तो सेकेंड कंडीशन कैन बी सेटिस्फाइड वेरी सून। अभी आप समझो वो पीछे के 4 साल में से कोई भी एक साल थोड़ा थोड़ा ज्यादा रह गया तो चारों मिला के 365 तो हो ही जाएंगे, और हमारे साल में 60 होते से वो क्या हो जाएगा, रेसिडेंट। तो कंडीशन 2 जो है इट इज वेरी इजी टू सेटिस्फाई। पर देर आर पीपल जो गवर्नमेंट का सॉफ्ट कॉर्नर है, जो गवर्नमेंट का क्या है, तो उन्होंने गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि उन लोगों के लिए बेसिक कंडीशन 2 है ही नहीं। अगर उनको रेजिडेंट होना है तो कौन सी फुलफिल करनी पड़ेगी, 1। उनके लिए बेसिक कंडीशन 2, यानी दीज आर एक्सेप्शन टू बेसिक कंडीशन 2। अच्छा, अभी मैं जो बेसिक कंडीशन 2 बोल रहा हूं उसके लिए कैलसी पे आप क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? हाँ, मतलब मैंने अभी तक तो कुछ टोटल भी नहीं बोली आपको, मैंने अमाउंट्स भी नहीं बोली। 90 दिन 365 करना है ना, 9 4 36, 92 93 डेज अगर हर साल रह गए तो हो जाएंगे ना 365 दिन। बरोबर, समझे क्या? समझा? हाँ, तो बेसिक कंडीशन 2 बहुत सारे लोगों को एप्लीकेबल, बरोबर, कौन कौन लोगों को एप्लीकेबल नहीं है वो देखना है। तो हम उसको ऐसा भी बोलते हैं कि बेसिक कंडीशन 2 इज नॉट एप्लीकेबल फॉर फॉलोइंग पीपल, या हम ऐसा भी बोलते हैं फॉलोइंग आर एक्सेप्शन टू बेसिक कंडीशन 2, वो भी मीनिंग सेम है। अब ऐसा भी बोल सकते हैं कि इन बेसिक कंडीशन 2 60 डेज टू बी रेड एज 182 डेज, मतलब 60 डेज की जगह उसको क्या बना दो, 182 डेज। तो फिर वो 1 के जैसा हो गया ना, फिर तो ऑलमोस्ट सेम जैसा हो जाता है। समझे क्या? तो देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ टेलिंग। तो अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं, एक्सेप्शन। किसके एक्सेप्शन? बेसिक कंडीशन 2। बेसिक कंडीशन 2 क्या है? 4 साल में 365 डेज, बराबर। पहला एक्सेप्शन, एनी इंडिविजुअल हु इज सिटीजन, एनी हु इज और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, एनी इंडिविजुअल हु इज इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ, एनी इंडिविजुअल हु इज और पर्सन ऑफ, बरोबर। अच्छा, अभी सुन लो ध्यान से, इधर ध्यान दो, नोट्स में मत पढ़ो, अभी मैं समझा दूं फिर पढ़ना ना। जब पढ़ने को बोलता हूं तो पढ़ते नहीं हो, अभी मैं समझा रहा हूं तो पढ़ने में ध्यान दे रहे हो, फिर मुझे बोलोगे सर मैं एक डाउट पूछूं, सर छोटा सा डाउट पूछूं मैं। बरोबर। अच्छा, अभी सुनो, पहले सुन लो फिर बुलाने जाओ। हाँ, बेसिक कंडीशन 2 के एक्सेप्शन। तो पहला एक्सेप्शन, वेयर एनी इंडिविजुअल इज इंडियन सिटीजन, is and leaves India for the purpose of employment outside India. इंडिया छोड़ के जा रहा है जॉब के लिए इंडिया के बाहर, leaves India for the purpose of employment outside India, or as a member of crew of Indian ship, or as a member of crew of Indian ship, मतलब इंडियन शिप के अंदर नौकरी कर रहा है, इंडिया के बाहर जा रहा है। ऐसे लोगों के लिए 60 + 365 वाली कंडीशन एप्लीकेबल नहीं है, उनके लिए खाली 182 डेज वाली कंडीशन ही एप्लीकेबल है। उनको रेजिडेंट होना है तो इंडिया में कितना दिन रहना पड़ेगा, 182 डेज। वेरी क्लियर? नहीं, नॉट अलाउड। अब आप सोचो वो क्या बोल रहा है, इंडियन सिटीजन जो इंडिया के बाहर कमाने जा रहा है उनके लिए ये बेनिफिट है। अब आप अपने घर पे नोटिस करो, हमारे घर पे समझो आपका बड़ा भाई बड़ी बहन जो कमाता है और आप कुछ कमाते नहीं, तो घर वाले उसको कितना भाव देते हैं? वो ऑफिस से आएगा, अरे बेटा ला बैग दे, बेटा चाय पिएगा। या आपका भाई वगैरह कहीं बाहर रहता है, जॉब छोड़ो पढ़ने के लिए बाहर गया है, बॉम्बे, पूना, नासिक, इंदौर, किधर भी, और वो ऐसे आता है छुट्टियों में यहाँ, तो उस समय आपको ऐसे लगता है आप घर के सर्वेंट हो,
मम्मी पापा उसी को पूछे क्या खाएगा, क्या फेवरेट तेरी बनाऊं मैं, उसको पापा जूते भी दिलाएंगे, चप्पल भी दिलाएंगे, सब चीजें दिलाएंगे, और अपन बोलेंगे मेरे जूते फट गए, चला अभी अभी कुछ नहीं मिलेगा तुझे। आप समझे, जैसे हमारे घर में होता है वैसे ही वहां पर भी होता है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलती है कि जो इंडिया के बाहर कमाने जा रहा है उसके लिए हम बेसिक कंडीशन 2 हटा देंगे, क्योंकि वो फॉरेन से डॉलर कमा के लाएगा। $1 आते ही 80 रुपया हो जाएगा, साल के 1 लाख लाएगा तो 80 लाख लाएगा। तो गवर्नमेंट का मन भी थोड़ा क्या है, लालची है, समझे। दूसरा एक्सेप्शन, where any individual who is Indian citizen, who is or person of Indian origin or person of stays outside India, comes for a visit during previous year, बरोबर। अगर वो इंडिया में किस लिए आ रहा है, विजिट करने आ रहा है, बरोबर। समझो, अभी मनन सीए करके चला गया यूएस के अंदर ही फिर गर्लफ्रेंड बनाई, शादी वादी कर दी फॉरेनर से, फिर मनन के बच्चे हुए, फिर पोते हुए, फिर मनन का पोता आया इंडिया घूमने के लिए, मुझे मिला, मैं तब तक जिंदा था। तो उसने मेरे को पूछा, ऐसे अमेरिकन एक्सेंट होती है ना, वेयर माय ग्रैंडफादर यूज्ड टू सिट, ऐसे कुछ तो एक्सेंट होती है ना अमेरिकन की, ऐसी अजीब सी होती है ना एक्सेंट उनकी। तो उसने बोला वेयर माय ग्रैंडफादर यूज्ड टू सिट, मैंने बोला ये वाली बेंच फिक्स थी उसकी। तो बोला कैन आई टेक, तो ले जाओ। तो बेंच उठा के लेके चला गया। बोला वेयर यू यूज्ड टू गो, मैंने कहा वॉशरूम, पर वो नहीं लेके जा सकते, बराबर। तो कोई भी इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ कहां रहता है, वो इंडिया किस लिए आ रहा है, बराबर। तो हमें उसको भाव देना पड़ेगा ना, वो बेचारा इंडिया आएगा तो अपन उसको क्या बोलेंगे। अभी जैसे आप ननियाल जाते हो, कितने प्यार से रखते हैं आपको, रह जा और रह जा, गोलू 3 दिन और रह जा, 5 दिन रह जा, 10 दिन रह जा, ऐसे देखो अपने को रोकते हैं, बराबर। विनय को नहीं रोकते, बाकी अपने को तो रोकते हैं, बराबर, समझे। तो वैसे सोचो अभी वो इंडिया आ रहा है तो अपन उसको कैसे रुक जा। जैसे अभी समझो बहुत सारे लोग रहते हैं जो बाहर काम करते हैं, जैसे समझो अभी आप अजमेर में पढ़ लिख रहे हो, बाद में समझो आप पढ़ने के बाद जॉब करने के लिए समझो बॉम्बे चले गए या दिल्ली चले गए, तो आपके मम्मी पापा यहाँ रह रहे हैं, आप दिल्ली रह रहे हो, बराबर। तो आप अपने बच्चों को गर्मियों की छुट्टी में यहाँ भेजोगे, अजमेर में जा, अजमेर में रहे। तो घर वाले उसको देखो कि सब भाव देंगे, आजा हमारा पोता आया, दिल्ली से आया, सब उसको खिलाएंगे पिलाएंगे। तो सेम लॉजिक यहाँ पर भी रहता है ना, कि कोई इंडिया के बाहर रह रहा है, ही इज इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, वो इंडिया किस लिए आ रहा है, विजिट के लिए आ रहा है। किस लिए आ रहा है, विजिट, घूमने फिरने, लोगों से मिलने। तो उसके लिए 60 + 365 वाली कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होगी। यानी कितने एक्सेप्शन है बेसिक कंडीशन 2 के, 2। पहला एक्सेप्शन क्या है, इंडिविजुअल हु इज इंडियन सिटीजन लीव्स इंडिया फॉर द पर्पज ऑफ एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया और एज ए मेंबर ऑफ क्रू ऑफ इंडियन शिप, बराबर। दूसरा, एनी इंडिविजुअल हु इज इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन stays outside India, comes for a visit during previous year. Very clear. अभी बताऊं, बराबर, ये समझा। नाउ इंडियन सिटीजन तो हमको पता ही है। अब पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन इज अ एनी पर्सन, एनी इंडिविजुअल whose parents, whose or grandparents were born in undivided India. Were born in, what is undivided India? इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश सेम होता था तब की बात है, बरोबर। तो अभी क्या हुआ, अभी जब इंडिया पाकिस्तान सेम था, करेक्ट, इंडिया पाकिस्तान सेम था और बंटवारा हो गया, तो समझो वो आदमी बेचारा पाकिस्तान में था, पाकिस्तान में रह गया,
पर था इंडियन ही। अब उसका बेटा पोता इंडिया आना चाहता है, तो क्या हो गया, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, बराबर। हुज पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स वेर बॉर्न इन, बराबर। सपोज करो कि वो जो अनडिवाइडेड इंडिया था उसमें लड़का रहता था, पाकिस्तान में लड़की रहती थी दिल्ली में, और दोनों की शादी हो गई, तो लड़की चली गई पाकिस्तान, मतलब दे वर बॉर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया। तो अब उनके बच्चे, उनके पोते विल बी रिगार्डेड एज पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। समझे? हाँ या ना? ये समझा? अच्छा, ये दोनों एक्सेप्शन समझे। अब वो जो एक्सेप्शन 2 पढ़ा अपन ने, वो जो अपन ने क्या पढ़ा, एक्सेप्शन 2, उसमें अपन ने पढ़ा कि कोई इंडियन सिटीजन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन स्टेज आउटसाइड इंडिया कम्स टू इंडिया फॉर अ विजिट ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, उसके अंदर वापस उन्होंने एक एक्सेप्शन दे के रखा है। मतलब उन्होंने बोला है कि ये लोग एक्सेप्शन में नहीं गिरेंगे। उन्होंने क्या बोला है कि अगर कोई पर्सन जिसकी इंडिया के सोर्स से इनकम, जिसकी मतलब अदर देन फॉरेन सोर्सेस, इंडिया के सोर्सेस से इनकम 15 लाख या ज्यादा है, कितनी है, 15 लाख से ज्यादा इनकम है, बरोबर। तो उसके लिए उन्होंने बोला है कि ही विल बी रिगार्डेड एज रेसिडेंट अगर वो बेसिक कंडीशन 1 फुलफिल कर देता है। वह बेसिक कंडीशन 1 मतलब 182 डेज वाली, या फिर वो क्या करता है, ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 120 दिन रहता है ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, और पीछे के 4 साल में 365 रहता है। मतलब ऐसे लोग जो इंडिया के बाहर है लेकिन उसकी इंडिया से इनकम कितनी है, 15 लाख से ज्यादा इंडिया से, तो उन लोगों के लिए उन्होंने एक नई कंडीशन डाल दी है, आप 182 वाली फुलफिल कर दो या 120 डेज प्लस 365, 120 हमारे प्रीवियस ईयर में, 365 पीछे वाले साल में। यस और नो? ये समझा आपने को? एवरीबडी अंडरस्टूड? अच्छा, अभी आप पेज नंबर 3 तक रीड कर सकते हो। इन द मीन टाइम विनय कॉल पुनित। सब जन रीड करो, लाइव रिकॉर्डेड वालों, पेज नंबर 3 तक। बेसिक कंडीशन रीड की सबने? बेसिक कंडीशन के नीचे एक्सेप्शंस दिए वो रीड किए? रीड किए गए 2 एक्सेप्शंस। फिर एक्सेप्शन 2 के नीचे बोला है कि अगर ये पर्सन मतलब कौन, इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, कहाँ रहता है, इंडिया के बाहर, और उसकी इंडिया से इनकम कितनी आती है, 15 लाख से ज्यादा, तो वो केस में अगर वो इंडिया में कितने दिन रह जाएगा, 182 या मोर, तो भी रेजिडेंट हो जाएगा। या फिर वो प्रीवियस ईयर में कितना रह जाएगा, 120 और मोर, और पीछे के 4 साल में 365, तो भी वो क्या हो जाएगा, रेसिडेंट। वेरी क्लियर? अंडरस्टूड? ये समझा सबको? पक्का? अच्छा, अभी पीछे आते हैं। फिर आता है केस डीम्ड टू बी रेजिडेंट। किसका आता है? अब ये जो डीम टू बी रेजिडेंट का केस है, ये खाली इंडियन सिटीजन को एप्लीकेबल है। किसके लिए एप्लीकेबल है? किसके लिए एप्लीकेबल है? किसके लिए एप्लीकेबल है? किसके लिए एप्लीकेबल है? विनय बोलो बोलो, किसके लिए एप्लीकेबल है? बरोबर। ये क्या बोलता है कि अगर कोई इंडियन सिटीजन किसी और कंट्री के अंदर रेसिडेंट नहीं है, ही इज नॉट रेसिडेंट इन एनी अदर कंट्री, किसी और कंट्री के अंदर वो रेसिडेंट नहीं है, और इंडिया से उसकी इनकम आ रही है 15 लाख से ज्यादा, इंडिया से कितनी आ रही है, तो उस केस के अंदर ही विल बी रिगार्डेड एज डीम्ड रेजिडेंट इन इंडिया। ही शैल बी रिगार्डेड एज, क्योंकि वो और कोई कंट्री में रेजिडेंट नहीं है, उसकी डोमिसाइल कहीं के भी नहीं है, तो वो इंडिया में रेजिडेंट माना जाएगा। बरोबर? समझे? मैंने देखो आपको 3 क्राइटेरिया तो पढ़ा दिए। पहला, इफ एनी इंडिविजुअल वांट टू बी रेजिडेंट, उसको क्या करना पड़ेगा, बेसिक कंडीशन 1 या बोथ, मतलब 1, 2 और बोथ, बेसिक कंडीशन 1, बेसिक कंडीशन 2 और बोथ फुलफिल किया तो वो रेजिडेंट हो गया। अगर उसने एक भी फुलफिल नहीं किया तो नॉन रेजिडेंट।
बेसिक कंडीशन 1 क्या है? शुड स्टे इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर, 182 डेज और, ध्यान रखना 182 डेज और, करेक्ट। बेसिक कंडीशन 2 क्या बोलता है? 60 डेज और मोर हमारे प्रीवियस ईयर में एंड 365 डेज और मोर पीछे के 4 साल में। यस और नो एवरीबडी? ये समझा? फिर वो क्या बोलता है अपने को कि ये जो बेसिक कंडीशन 2 है इसके 2 एक्सेप्शंस है। पहला एक्सेप्शन, एनी पर्सन हु इज इंडियन सिटीजन, जो इंडिया के बाहर जा रहा है, लीव्स इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया और एज ए मेंबर ऑफ क्रू ऑफ इंडियन शिप, तो उसके लिए बेसिक कंडीशन 2 एप्लीकेबल। एनी इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु स्टेज आउटसाइड इंडिया कम्स टू इंडिया फॉर अ विजिट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, तो उस केस के अंदर उसके लिए बेसिक कंडीशन 2 एप्लीकेबल नहीं। बट सच पर्सन, दैट इज इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, has income from Indian sources, has income from more than 15 lakhs, then for them one additional, मतलब उनके लिए अलग way of resident का condition दिया है, if they fulfill 182 days or more, or if they stay during the previous year 120 days or more and 365 or more during 4 previous year, तो भी वो resident हो जाएगा। यहाँ तक समझा? फिर कोई इंडियन सिटीजन है जो इंडिया से 15 लाख से ज्यादा कमा रहा है पर वो किसी भी कंट्री का रेजिडेंट, तो हमारे यहाँ का डीम्ड रेजिडेंट, हमारे यहाँ का देश से कोई मतलब ही नहीं है। अभी देश से कोई मतलब, ये ऐसा क्यों किया? क्योंकि बहुत सारे फॉरेन कंट्रीज अगर आप जाओगे तो वहां पे है ना, आप पैसे बैंक में जमा करते हो ना, तो आपको चार्जेस देने पड़ते हैं। वहां पे आपको इंटरेस्ट नहीं मिलता है बैंक में। आप बैंक में पैसा रखोगे, बैंक आपसे चार्जेस देगी, समझे? पार्किंग चार्जेस ऑफ योर मनी, मतलब आपने की आपके पैसे की रखवाली कर रही है बैंक, इसलिए वो आपसे पैसा लेती है, समझे? अब वो इंडिया के लोग को कैसे चले कि पैसा भी रखो और चार्जेस भी दो, तो वो क्या करते हैं? इंडिया में एफडी कराते हैं, इंडिया में पैसा रखते हैं, तो उनके सब फिक्स डिपॉजिट इन्वेस्टमेंट इंडिया में होते हैं, तो इंडिया से पैसा कमा रहे हैं। मतलब कितने स्वार्थी है, कमा वहां रहे, इन्वेस्ट यहाँ कर रहे हैं ताकि उनके पैसे पे ब्याज मिले। मतलब ये तो हमको उल्लू बना रहे, चूस रहे हैं हमारे को। तो उन्होंने बोला ऐसे लोगों को हम क्या बना लेंगे? रेसिडेंट, अगर वो दूसरे कंट्री का रेसिडेंट नहीं है। समझो कोई इंडियन है, वो यूएस गया, यूएस का उसको ग्रीन कार्ड मिल गया, यूएस सिटीजन बन गया, तो वो फिर डीम्ड रेजिडेंट में नहीं आ सकता है, समझे? क्योंकि वो वहां का ऑलरेडी सिटीजन बन गया है, समझे क्या? ये समझ में आया बरोबर से? अच्छा, once you are resident, once you are, then you can be regarded as ordinary or not ordinary. You can be regarded as or not ordinary. पहले मैं आपको not ordinary के हिसाब से conditions पढ़ाता हूँ। पहले किसके हिसाब से पढ़ाता हूँ? Not ordinary के हिसाब से। If you satisfy one or both of your additional condition, if you satisfy or both, यानी first or second or both, then you will be regarded as not ordinary. If you don't satisfy any of the additional condition, you will be regarded as ordinarily resident. Resident तो पहले ही है, तभी तो ordinary not ordinary में आए ना अपन। मैंने क्या बोला समझा आपको? There are 2 additional conditions. If you satisfy additional condition 1 or additional condition 2 or both, you will be regarded as correct. If you satisfy none of them, you will be regarded as very clear. ये sentence समझा? पक्का? If you satisfy 1 or 2 or both, you will be not ordinary. If you satisfy none of the additional condition, very clear. Now, वो additional condition क्या है? पहली condition, individual should stay for 729 or less days. Individual should stay for during 7 previous years immediately preceding relevant previous year. पीछे के 7 previous year में वो 729 और लेस डेज रहना चाहिए, 729 और लेस डेज रहना चाहिए। दूसरा, he should be non-resident in 9 out of 10 previous years immediately preceding relevant previous year. हमारे previous year पीछे के 10 previous years में से 9 में क्या होना चाहिए? वो नॉन रेजिडेंट होना चाहिए। 9 में क्या होना चाहिए? इन दोनों में से एक फुलफिल कर दी या दोनों फुलफिल कर दी तो क्या बन जाएगा? नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, बरोबर। अगर एक भी फुलफिल नहीं की तो क्लियर, पक्का,
ये कंडीशन आप अच्छे से याद कीजिए, बरोबर। फिर हमने वो पढ़ा ना एक्सेप्शन 2 के नीचे 120 दिन वाला, मतलब इंडियन सिटीजन, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, इन स्टेज आउटसाइड इंडिया, उसकी इनकम 15 लाख से ज्यादा है इंडिया के सोर्सेज से, तो ही विल बी रिगार्डेड एज रेजिडेंट इफ ही सेटिस्फाई 182 प्लस और 120 प्लस प्लस 365, बरोबर। तो वो वाले लोग हमेशा क्या कहलाएंगे? नॉट ऑर्डिनरी। वो वाले लोग हमेशा क्या कहलाएंगे? वो वाले लोग हमेशा क्या कहलाएंगे? बरोबर। ऐसे ही वो जो डीम्ड रेजिडेंट थे ना, डीम्ड रेजिडेंट जिसकी कहीं और कंट्री में सिटीजनशिप वगैरह नहीं है पर इंडिया से उसकी इनकम 15 लाख से ज्यादा आ रही है, तो ही इज रिगार्डेड एज डीम्ड रेजिडेंट। तो वो भी हमेशा क्या रहेंगे? नॉट ऑर्डिनरी। वो भी क्या रहेंगे हमेशा? मतलब वो जो तो स्पेशल केसेस है वो हमेशा क्या रहेंगे? नॉट ऑर्डिनरी। क्या रहेंगे? वेरी क्लियर। ये एडिशनल कंडीशन जरा ध्यान से रीड कीजिए, फिर मैं आपको उल्टे वे से भी पढ़ाऊंगा। पहले ये ध्यान से रीड कीजिए एडिशनल कंडीशन, फिर मैं आपको उल्टे वे से भी पढ़ाऊंगा। हम मैथ्स नहीं पढ़ते तो मैं यहां एपी नहीं बना सकता। उसको अचानक मैथ से आ रहा था, जब फाउंडेशन में मैथ्स था तब मैथ समझ में नहीं आता था। अभी टैक्स है तो उसको मैथ्स अच्छा लगने लग गया अचानक, फिर फाइनल में बोलेगा अभी मुझे टैक्स अच्छा लग रहा है। जल्दी जल्दी रीड कीजिए, फिर एक छोटी सी चीज पढ़ाऊं आपको, मतलब वो उल्टा करके रीड कीजिए एडिशनल कंडीशन, मुझे मत देखिए। सब जन रिकॉर्डेड वालों, ऑनलाइन वालों, देखो जल्दी और रीड करो फटाफट। रीड किया? समझा? अब देखो नीचे आओ, देखो फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग करके लिखा है नोट्स में, दिखा? दिखा क्या? अब मैं यही एडिशनल कंडीशन को ऑर्डिनरी के हिसाब से भी बोल सकता हूं। कैसे बोल सकता हूं? ऑर्डिनरी के हिसाब से। अगर मैं ऑर्डिनरी के हिसाब से बोलता हूं तब देखो, additional condition 1 and 2 can also be written from point of view of ordinarily resident also. Individual who is resident can be regarded as ordinary resident if both the following conditions are fulfilled. If both the following conditions are, if both the following conditions are fulfilled. If both the following conditions are, या ऐसा बोला है एक या बोथ? नहीं, दोनों फुलफिल करना कंपलसरी है, बरोबर। He should stay for 730 days or more. He should stay for 730 days or more during 7 previous years. He should be resident in 2 out of 10. He should be resident in 2 out of, बरोबर। ये मैंने किसको कन्वर्ट कर दी? वो कंडीशंस को ऑर्डिनरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, बरोबर। हमें कोई भी एक पढ़ना है, या तो नॉट ऑर्डिनरी की पढ़ लो या ऑर्डिनरी की पढ़ लो। ध्यान रखना ऑर्डिनरी वाली में दोनों चेक करनी है, यानी दोनों फुलफिल किया तो ऑर्डिनरी होगा, दोनों फुलफिल किया तो, अगर एक ही फुलफिल किया तो ऑर्डिनरी नहीं होगा। दोनों वी हैज टू फुलफिल बोथ। समझे? अरे हाँ या ना? पक्का? एवरीबॉडी ये समझा? ये समझ में आया? अच्छा, अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटिंग टू रेजिडेंट ऑफ इंडिविजुअल। जब हम बोलते हैं कि आप इंडिया में रह रहे हो, तो इंडिया में कहाँ रह रहे हो? तो आप इंडिया में कहीं पर भी रहो, इंडिया की धरती पे, इंडिया के हवा में, इंडिया के पानी में, हमें कोई मतलब, आप तीनों में से कहीं पर भी हो, हम ये मानेंगे कि आप कहाँ रह रहे हो, बरोबर। दूसरा, जब भी हम डेज कैलकुलेट करते हैं तो आने वाला दिन और जाने वाला दिन दोनों इंक्लूड करते हैं, आने वाला दिन और दोनों इंक्लूड करते हैं। अगर रियल लाइफ में कोई का ऐसे कट टू कट 182 के आजू बाजू आता है, तो वो लोग क्या करते हैं, जितने भी आवर्स वो इंडिया में था ना, उसको डिवाइड बाय 24 करके डेज पता करते हैं। उसको डिवाइड बाय, मतलब आर्ली बेसिस पता करके फिर डिवाइड बाय 24 करके डेज ढूंढते हैं। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना, बंदे का बिल्कुल कट टू कट 181 के आजू बाजू आ गया। जैसे सपोज करो अभी मनन वेरी इंटेलिजेंट, स्मार्ट, डैशिंग, हैंडसम, नन ऑफ दिस, बराबर। और वो यूएस में काम करता है, इंडिया में आया घूमने के लिए, उसको पता है उसके लिए बेसिक कंडीशन 2 एप्लीकेबल नहीं है, इसलिए उसने सोचा मैं बेसिक कंडीशन 1 में 182 डेज इंडिया में रह सकता हूं और मैं रेजिडेंट भी नहीं होऊंगा, इसलिए वो इंडिया के अंदर रुकता है
और 181वें डे पे इंडिया छोड़ के जा रहा है। और जैसे ही वो जा रहा है तो एयरपोर्ट पे खड़ा था, वो जाने की तैयारी कर रहा था, सामने से विनय आया। विनय आया, बोला अरे मनन तू किधर जा रहा है? बोले यार 6 महीने से इंडिया में, वो भी जा रहा हूँ यूएस वापस। बोले क्या अभी मैं आया हूँ, तू जा रहा है, 2 दिन और रुक जा। बोले नहीं यार, नहीं अर्जेंट है, जाना पड़ेगा। बोले दिखाते टिकट, टिकट सच्ची बनी है कि झूठ बोल रहा है? टिकट दिखाई, विनय ने टिकट फाड़ के फेंक। मनन रोने लग गया, चिल्लाने लग गया, एक दिन रुक जाऊंगा, मेरी यूएस की इनकम इंडिया में टैक्स होने लग जाएगी, क्योंकि क्या होगा समझे बरोबर से। इसीलिए कट टू कट नहीं रखने का। जैसे अभी बच्चे लोग एग्जाम देते हैं, एग्जाम के बाद पोस्ट एग्जाम बच्चे इमीडिएटली टिकट बना लेते। समझो 16 को एग्जाम खत्म हो रही तो 17 को घूमने का बना लेते, कभी नहीं बनाने का, 4-5 दिन गैप रखने का भाई। क्योंकि कभी गलती से कोई पेपर अगर लीक हो गया, कुछ हो गया, तो वो पोस्टपोन्ड हो जाता है सीए में, वो लास्ट में होता है, फिर आप वो पेपर कैसे दोगे? वो जो मैंने आपको बताई थी ना, मेरी एक स्टूडेंट जो फोर्ब्स 24 में आई थी, आपको बताया कि नहीं बताया मैंने? मेरी एक स्टूडेंट रिसेंट फोर्ब्स 24 जो आया, रिलीज हुआ ना, उसमें जो 30 बिलो एज 30 इंटरप्रीनर्स थे ना, उसमें शी वॉज इसमें है वो प्रेम इन्वेस्टमेंट या किसमें तो ऐसे काम का, इन्वेस्ट प्रेम ऐसे कुछ तो कंपनी है, उसमें वीपी है वो। तो शी वॉज इलेक्टेड फॉर इट। मैं आपको फोटो दिखा दूंगा बाद में। सीता लक्ष्मी अय्यर नाम था उसका, अभी तो शादी होगी तो नाम चेंज हो गया। सीता लक्ष्मी, हाँ सीता लक्ष्मी नाम है। उसकी बड़ी बहन का नाम विजया लक्ष्मी था, दोनों मेरे पास थी। तो शी वॉज अपॉइंटेड, इलेक्टेड। तो जब भी ऐसा होता है कि भाई अपने को कोई चीज़ है वो कट टू कट नहीं रखनी चाहिए, समझे बरोबर से? ये समझा कंडीशन? जस्ट एक रिकैप। अगर मेरे को स्कोप ऑफ इनकम पता करना है, तो अगर इनकम इंडिया में एक्रू हुई, रिसीव कहीं पर भी हो, तो तीनों के हाथ में टैक्स होगी। अगर रिसीव्ड इंडिया में एक्रू कहीं पर भी हो, तो अगर रिसीव्ड बार, एक्रूड बार, बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया, पहले 2 के हाथ में बरोबर। अगर बाहर रिसीव्ड, एक्रूड बाहर, नाइदर कंट्रोल नॉर पहला, इसीलिए अपन बोलते हैं आरओआर के हाथ में कौन सा टैक्स लगता है? ग्लोबल टैक्सेशन। अगर कुछ रिमिटेंस है तो इंडिया में टैक्स होगा क्या? बराबर। अब हमको पता करना है रेजिडेंट कौन है, नहीं है, तो पहले हम इंडिविजुअल के बारे में बात करेंगे। इंडिविजुअल शैल बी रिगार्डेड एज रेजिडेंट इफ ही फुलफिल वन और बोथ बेसिक कंडीशन। व्हाट इज फर्स्ट बेसिक कंडीशन? 182 डेज और मोर। और व्हाट इज सेकंड बेसिक कंडीशन? 60 डेज पीछे के में 365 डेज और मोर। करेक्ट। बेसिक कंडीशन 2 के कुछ एक्सेप्शंस है। पहला एक्सेप्शन, इंडियन सिटीजन, इंडिया के बाहर जा रहा है फॉर पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट या एज अ मेंबर ऑफ क्रू ऑफ इंडियन शिप, बराबर। दूसरा, इंडियन सिटीजन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन स्टेज आउटसाइड इंडिया कम्स फॉर अ विजिट, बराबर, तो उसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। पर वो जो सेकंड वाला है, इंडियन सिटीजन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन स्टेज आउटसाइड इंडिया, अगर उसकी इंडिया से इनकम 15 लाख से ज़्यादा है तो उसके लिए 2 नई कंडीशंस देती है। कौन सी 2 नई कंडीशंस देती है? 182 डेज प्लस वाली और 120 प्लस 365, बराबर, समझेगा। फिर हमने पढ़ा कि कुछ केसेस, कोई इंडियन सिटीजन है जो इंडिया के बाहर रहता है पर वो अलग अलग कंट्री में रहता है और कहीं का भी वो रेसिडेंट या नहीं है, तो उस केस में उसकी इंडिया से इनकम 15 लाख से ज्यादा है तो उसको क्या मान लेंगे? डीम्ड रेसिडेंट। वंस एन इंडिविजुअल इज रेसिडेंट ही इज रिगार्डेड एज नॉट ऑर्डिनरी इफ ही फुलफिल वन और बोथ एडिशनल कंडीशन। पहली क्या है? 729 और लेस। दूसरी क्या है? शुड बी नॉन रेसिडेंट इन 9 आउट ऑफ 10। दोनों में से एक फुलफिल की या दोनों फुलफिल कर दी तो क्या बन जाएगा? नॉट ऑर्डिनरी। क्या बन जाएगा? यही कंडीशन को हम उल्टा भी पढ़ सकते हैं। रेजिडेंट ऑर्डिनरी के हिसाब से पढ़ेंगे तो ही शुड स्टे इन इंडिया फॉर 730 और मोर डेज। फर्दर ही शुड बी रेजिडेंट इन 2 आउट ऑफ 10। दोनों फुलफिल करेगा तो क्या बन जाएगा? ऑर्डिनरी, बराबर। यस और नो? जो हमने पीछे वो एक्सेप्शंस के नीचे देखे थे, 15 लाख से ज्यादा इनकम वाले और डीम्ड टू बी रेजिडेंट वाले, दोनों हमेशा क्या रहेंगे? नॉट ऑर्डिनरी। दोनों हमेशा क्या रहेंगे? नॉट ऑर्डिनरी। वेरी क्लियर एवरीबडी? समझ में आया? इतना अच्छे से पढ़ के बिना देखे लिखना इसको तो आपको समझेगा। करेक्ट। रिकॉर्डेड वालों, लाइव वालों, होपफुली आपको समझा होगा। बाय बाय, टाटा। इतना अच्छे से पढ़ के आना। बाय, सी यू।